ये जिगी सुवाओ बेक्सिंस्की द्वारा खींची गई एक तस्वीर है। अपने 50 साल के आर्ट करियर में बेक्सिंस्की ने अपने सपनों और नाइटमेयर्स को कैनवास और सेल्यूलाइड पर उतार दिया, और इस तरह उन्होंने पोलिश आर्ट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाया। साथ ही मॉडर्न हेवी मेटल एस्थेटिक को डिफाइन करने में एक सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले किया। 24 फरवरी 1929 में बॉन बेक्सिंस्की का बर्थ प्लेस सानोक था, जो सदर्न पोलैंड में बसा है। सानोक एक ऐसा शहर था जहां वर्ल्ड वॉर II से पहले पूरे पोलैंड में सबसे ज्यादा जूविश पॉपुलेशन रहा करती थी। इस शहर की लगभग 30% आबादी जूविश थी, और 1940 में जर्मनी के कब्जे वाले पोलैंड में सानोक के ठीक आउटस्कर्ट्स पर नाजी पार्टी ने क्राको प्लाजोव कंसंट्रेशन कैंप बनाया, जो अगले 3 सालों तक फंक्शनल रहा। और वर्ल्ड वॉर II के आफ्टरमैथ के बाद बेक्सिंस्की ने उस दुनिया को फोटोग्राफ करना शुरू कर दिया जिसे वो अपने चारों ओर देख रहे थे, और स्पेशली तब जब उनके देश को सोवियत ने ऑक्यूपाई किया था। ये साफ है कि अपनी पूरी एडोलेसेंस के दौरान जो हॉरर उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, बाद में वही हॉरिफिक एक्सपीरियंस उनके डीप वर्क माइंडसेट और जिस तरह के आर्ट वर्क वो आगे डेवलप करने वाले थे, उसे शेप देने के लिए एक मैसिव रोल निभाने वाला था। हालांकि उन्होंने आर्ट में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली थी, लेकिन 1955 में उन्होंने आर्किटेक्चर की स्टडी करी, और इसके जरिए उन्होंने ड्राफ्टिंग स्किल्स डेवलप की, जो बाद में उनके लिए कई तरह से बेनिफिशियल साबित हुआ। इससे न सिर्फ उनका ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव हुआ, बल्कि उन्हें आर्किटेक्चर की हिस्ट्री और सिंबलिज्म को समझने में भी हेल्प मिली, जिससे जिगी सुवाव बेक्सिंस्की को अपनी पेंटिंग्स के थ्रू डीप सोशल कमेंटरी करने का भी मौका मिला। खैर, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो सनोक में अपने घर वापस लौट आए और ऑटोसॉन्ग नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बसेस डिजाइन करना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्होंने फोटोग्राफी के साथ और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना जारी रखा। इसलिए अब बेक्सिंस्की अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मिलने वाली चीजों को अपनी तस्वीरों में इंक्लूड करने लगे, और अपने मेन करियर के साथ साथ एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर पार्ट टाइम फोटोग्राफर बनने का डिसीजन लिया। और यहीं 1957 में बेक्सिंस्की ने अपने शुरुआती फोटोग्राफिक वर्क्स से आर्ट की दुनिया में तुरंत सनसनी मचा दी थी। उस वक्त फोटोग्राफी के पीछे जो फिलॉसफी थी, उसको स्ट्रेट फोटोग्राफी या प्योर फोटोग्राफी कहा जाता था। इस स्टाइल को पॉल स्ट्रैंड, एडवर्ड वेस्टन और एंसल एडम्स जैसे आर्टिस्ट्स फॉलो किया करते थे, जिसमें फोटोग्राफर का गोल होता था अपने कैमरे का इस्तेमाल करके सब्जेक्ट की जितनी हो सके सबसे शार्प इमेज को क्रिएट करना, और रोशनी को काफी स्किलफुल तरीके से यूज करके हर नेचुरल टेक्सचर को कैप्चर किया जाता था। हालांकि ये स्टाइल पिक्टोरियलिज्म के रिजेक्शन से पैदा हुआ था, जो 19वीं सदी की शुरुआत में आर्ट फोटोग्राफी का सबसे पॉपुलर स्टाइल था। पिक्टोरियलिज्म में फोटोग्राफरों ने इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स की तरह जिंदगी को धुंधले और इनडिस्टिंक्ट मैनर में कैप्चर करने की कोशिश की थी। पियर फोटोग्राफी जिंदगी के उस बनावटी और झूठे आइडिया के अगेंस्ट थी जिसे पिक्टोरियलिस्ट्स ने अपने काम में बनाया था, और ऑब्जेक्ट्स को बिना रोमांटिसाइज किए ठीक वैसे ही दिखाने की कोशिश की थी जैसे वो सच में थे। और इसलिए जब बेक्सिंस्की ने 1957 में अपनी फोटोग्राफ सेडिस्ट कोर्सेट को दुनिया के सामने अनवेल्ड किया, तो इस पर इमीडिएट बैकलैश आने लगा। फोटोग्राफ्स में इसके स्टाइलाइज्ड पोज वाले नेचर, जिसने ट्रेडिशनल न्यूड को रिजेक्ट कर दिया था। इन तस्वीरों में मॉडल या फिगर का चेहरा कैमरे से दूसरी तरफ था, सिर और पैर कटे हुए थे, और पोज काफी नॉन सेक्सुअल और रिजिड स्टैंडिंग पोजीशन में था। फोटोग्राफी क्रिटिक ऑल्फ्रेड लिगोकी ने सेडिस्ट कोर्सेट को पब्लिकली क्रिटिसाइज्ड करते हुए कहा कि सररियल फोटोग्राफी को रिकॉग्निशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें फोटोग्राफर डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ इंटरफियर करता है, जिससे वो सब्जेक्ट को असलियत में जैसा है वैसा दिखाने से रोक देता है। इसके साथ ही अल्फ्रेड लिगोकी ने दावा किया कि बेक्सिंस्की का काम एंटी फोटोग्राफी है। इसके बाद बेक्सिंस्की ने एक फोटोग्राफी मैगजीन में द क्राइसिस ऑफ फोटोग्राफी एंड द पर्सपेक्टिव टू ओवरकम इट, मतलब कि फोटोग्राफी का संकट और इससे उबरने का नजरिया, नाम के एक आर्टिकल के जरिए पब्लिकली इसका जवाब दिया। इसमें उन्होंने कहा कि प्योर फोटोग्राफी का आम स्टाइल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को अलाउ नहीं करता, और उनका मानना था कि अगर आर्टिस्ट ऐसा चाहता है तो उसे आर्ट के इस मीडियम को यूज करके आर्टिस्टिक स्टेटमेंट देने का फ्रीडम मिलना चाहिए। और आप उनकी इसी फिलॉसफी को बेक्सिंस्की के शुरुआत के सारे फोटोग्राफिक वर्क्स में देख सकते हैं, जहां सारे सब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक तरीके से मैनिपुलेट, डायरेक्ट और पोज कराया गया है, जो हमेशा स्लाइटली ब्लरी थे, और फोरग्राउंड में आउट ऑफ फोकस धुंधली सी कुर्सी को सेडिस्ट कोर्सेट के सब्जेक्ट्स को फ्रेगमेंटेड पीसेस में बांटती है। यहाँ मिरर्स शरीर की नेचुरल सिमेट्री को बिगाड़ रहा है। सब्जेक्ट्स को क्रॉप किया गया है और फोटोज को जानबूझकर आउट ऑफ फोकस लिया गया है, जिससे उसकी परछाई बनती है, और इन शैडोज की वजह से चेहरे धुंधले और देखने में कंफ्यूजिंग लगते हैं, जो एम्बिग्विटी और डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। 1960 की शुरुआत तक एक जाने माने फोटोग्राफर होने के बावजूद उन्होंने पूरी तरह से फोटोग्राफी छोड़ दी और अपनी बनाई हुई सभी तस्वीरें सानोक के एक हिस्टोरिकल म्यूजियम को डोनेट कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इस आर्ट फॉर्म में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, और ये उनकी इमेजिनेशन को सीमित करता है।
और हालांकि बेकिंस्की आज प्राइमरीली अपनी पेंटिंग्स के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन आप 1950 के दशक में उनके फोटोग्राफिक वर्क्स में उस स्टाइल की फाउंडेशन को देख सकते हैं, जो बाद में उनका ट्रेडमार्क एग्जिस्टेंशियल स्टाइल बन गया। 1960 के शुरुआत से लेकर मिड 1980 तक बेकिंस्की अपने करियर के उस दौर में पहुंचे जो उनका सबसे सेलिब्रेटेड पीरियड माना जाता है। उन्होंने पेंटिंग्स की एक शानदार सीरीज बनाई जिसमें आर्किटेक्चर, स्पिरिचुअलिज्म, इरोटिसिज्म, वॉर और सपनों के लॉजिक को मिलाया गया था, जिसका रिजल्ट एक ऐसी पेंटिंग्स की सीरीज बनी जो नेचर में ऑलमोस्ट नरक जैसी थी। बेक्सिंस्की ने जो भी आर्ट वर्क्स बनाया, उनमें किसी भी आर्ट का टाइटल नहीं था। उन्हें अपनी क्रिएशंस को टाइटल देने का कंसेप्ट पसंद ही नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे आर्टिस्ट से लेकर ऑडियंस तक हर कोई काम का गलत मतलब निकाल सकता है, या इससे आर्ट को गलत इंटरप्रेट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। 2002 के एक इंटरव्यू में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशंस दूसरों के हिसाब से हमारे ऊपर थोपी जाती है, और अगर मैं साफ साफ कहूं तो पेंटिंग्स की तारीफ की जानी चाहिए या उन पर विचार किया जाना चाहिए, और इसका मतलब पूछे बिना इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बेक्सिंस्की ने आगे इंटरव्यू में कहा, अगर मुझे कुछ कहना ही होता तो मैं उसे लिख देता या बोल देता। उसके लिए मुझे पेंटिंग की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उन्हें अपने काम को एक्सप्लेन करने का कंसेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो चाहते थे कि उनकी पेंटिंग्स को सिर्फ पेंटिंग्स के तौर पर देखा जाए। और बेक्सिंस्की उन क्रिटिक्स पर भी नाराज होते थे जो उनके काम के मतलब का कोई आसान सा जवाब देने की कोशिश करते। और एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए तो मीनिंग ही मीनिंगलेस है और उन्हें सिंबलिज्म की भी कोई परवाह नहीं है। आगे कहा कि मैं वही पेंट करता हूं जो मैं चाहता हूं, वो भी बिना किसी कहानी के बारे में सोचे। मुझे लगता है कि बेक्सिंस्की का ये कहना शायद सही है, क्योंकि उनका काम काफी डाइवर्स है और उसकी हर पेंटिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसे पूरी तरह समझ पाना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना भी गलत नहीं है कि उनकी कई सारे आर्टवर्क्स में कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज भी हैं। उनके कई ऐसे काम हैं जिनकी वजह से उनकी पेंटिंग्स को देखते टाइम मेरे लिए उनकी लाइफ और उस वक्त के पॉलिटिकल क्लाइमेट के बारे में सोचना काफी जरूरी लगता है, जिसे देखते हुए बेक्सिंस्की बड़े हुए थे। बेकिंस्की के कलेक्शन में लगभग हर आर्टवर्क को देख ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत ही पर्सनल और दिल के करीब किसी चीज का सामना कर रहे हों, जो उन्होंने अपने बचपन और जवानी के दिनों में देखा या एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि उनके आर्ट में आप उन्हें ऐसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हो जो क्लियरली उन्हें या तो अट्रैक्ट करता था या हॉन्ट किया करता था। इसीलिए जब आप जिगी सुवाओ बेक्सिंस्की के आर्टवर्क्स को नोटिस करोगे तो उनके काम में जो सबसे कॉमन थीम दिखती है वो है डेथ, अपोकेलिप्स, डिस्ट्रक्शन, लोनलीनेस, कियोस, दुनिया की ब्रूटल रियलिटी और ह्यूमन सफरिंग। क्योंकि उनका बचपन जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बीता था, जिसने उन्हें डीपली अफेक्ट किया, इसीलिए बेक्सिंस्की जो कि सिंबलिज्म और इंटरप्रिटेशन से नफरत करते थे, फिर भी उनके वर्ल्ड वॉर 2 का ट्रॉमा उनके कामों में बार बार लौटता है। वॉर के दौरान जब वो बड़े हो रहे थे, तब उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसने बेक्सिंस्की पर काफी असर डाला, और उनकी पेंटिंग्स में सबसे ज्यादा बार दिखने वाला थीम या टॉपिक भी यही है। यहाँ एक बदसूरत सा लाल क्रीचर शानदार ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर के पीछे छिपा हुआ है। वॉर में हेलमेट लगातार दिखाई देता है, जैसे कि इस सीन में दिख रहा है, जहां कुछ लोग हेलमेट पहनकर चल रहे हैं और अपने पीछे एक लाश घसीटते हुए सवारी करते हुए जा रहे हैं। उनकी दुनिया में चारों तरफ जलती हुई इमारतें, तबाही और अफरा तफरी फैली है, और मुझे लगता है कि इन सीन्स में नीला रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशियन ब्लू की हिस्ट्री काफी यूनिक है। अगर आपको नहीं पता था तो ये प्रशियन ब्लू कलर का नाम प्रूसिक एसिड के नाम पर रखा गया है, जिससे ये पेंट बनता है। प्रूसिक एसिड को हाइड्रोजन साइनाइड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आज ये पेंट खुद टॉक्सिक नहीं है, फिर भी इसे साइनाइड के एक फॉर्म से बनाया जाता है। वैसे प्रूसिक एसिड से दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड, जाइक्लोन बी, और ये जाइक्लोन बी वही मटेरियल है जो 1920 के दशक में जर्मनी में बनाया गया था, और जर्मन्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंप के गैस चैम्बर में इसका इस्तेमाल किया था, और ये एक्सट्रीमली डेडली होता है। और कुछ सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस में, जैसे कि आयरन और पीएच लेवल के साथ साथ ह्यूमिडिटी के हिसाब से, ये उन सर्फेसेस पर नीला निशान छोड़ता है जो उस सब्सटेंस के फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट में रहता है, जो केमिकली आइडेंटिकल उस पेंट जैसा ही होता है। स्पेसिफिकली ये दो पर्टिकुलर पेंटिंग्स हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि बेक्सिंस्की इसमें बात कर रहे हैं, जिनमें मौत जैसी आम तस्वीरों में दिखने वाली एक फिगर है जो प्रशियन ब्लू कपड़े में लिपटी हुई है और देख रही है रिलीजियस सिंबल्स से ढकी एक ट्रेन कार्ड्स कैसे दुबले पतले कमजोर शरीरों को ले जा रही हैं। साथ ही यहाँ ये दूसरी पेंटिंग में शायद वही सेम फिगर एक पालने में सो रहे बच्चे के ऊपर मंडरा रही है, जबकि उसके पीछे एक आदमी को पक्षी चोंच मारकर जिंदा नोच कर खा रहे हैं। उसी दीवार पर इन होक सिग्नो विंसेस शब्द खुदे हुए हैं। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है इस निशान से तुम जीतोगे। मुझे लगता है कि यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि ये लैटिन फ्रेज अमेरिकन नाजी पार्टी का एक कॉमन पॉपुलर नारा था। इंसानी शरीर
बेक्सिंस्की के लगभग हर कामों का सब्जेक्ट है। उनके काम में थीम अक्सर आपस में मिल जाते हैं और ये एक ही नाइहिलिज्म के पर्सपेक्टिव में बदल जाता है। उनकी बनाई गई दुबले पतले शरीरों की पोर्ट्रेयल वॉर से जुड़ी है और जो अक्सर रिलीजियस सिंबल्स के साथ दिखाया जाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों पेंटिंग्स बनाई, लेकिन बेक्सिंस्की की पेंटिंग में बॉडीज कभी भी नॉर्मल नहीं होती और ऑलमोस्ट एक चीज किसी दूसरी चीज में मिलकर एक दूसरे में ब्लेंड हो जाती है, जिससे ओरिजिनल इमेज स्ट्रेच होकर और ब्लर हो जाती है। कई शरीर मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और क्रीचर फेसेस नेचर में ब्लूम करते हैं। इमारतें शरीरों से बनी हैं, गेट मांस के बने हैं और लोगों पर निशानों की तरह नंबर टैटू उकेरे गए हैं। एक आदमी बिल्डिंग में बदल जाता है और एक इंसानी टॉर्सो कुर्सी में। ये आखिरी कुछ शायद जर्मन्स द्वारा अपने विक्टिम्स के साथ किए गए ब्रुटैलिटी की क्रिटिसिज्म के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में इन विक्टिम्स को साबुन या लैंप शेड जैसी हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स में बदल दिया था। दिखाई गई हर इंसान की जिंदगी एक पैरोडी है, या यूं कहें कि एक ह्यूमरस रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें सिर्फ एक कॉमन बात यह है कि वो असल जिंदगी की तुलना में हमेशा काफी पतले होते हैं। एक लाश वायलिन बजाती है, एक बर्बाद डांसर पोज देता है और चेहरे इस तरह बदलते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट ना दिया जा सके कि वो अभी चेहरे हैं भी या नहीं। उन्हें अक्सर क्रॉप किया जाता है या सेक्शन में बांटा जाता है और उसे इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वो लगभग नेचुरल लगे, और फिर भी किसी तरह वो एक ही समय में पूरी तरह से अननेचुरल भी लगते हैं। लाशों की पोजिशनिंग भी लार्जर देन लाइफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रिलीजियस फिगर्स को घेरने वाली क्राउड सराउंडिंग के आइडिया से जुड़ी हुई है। इसके अलावा उनके काम में क्राउड मेंटालिटी के आइडिया को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया है। यहाँ लोगों का बड़ा ग्रुप खाली नजर से आगे देखता है या गुस्से में अपने दांत पीसता है। बेक्सिंस्की के काम में रिलीजियस फिगर्स और भीड़ की मेंटालिटी को काफी क्रिटिसाइज किया गया है। यहाँ हेलमेट पहने लोगों का एक बड़ा ग्रुप शायद मौत को दिखा रहा है, जो सड़क पर आगे का रास्ता रोके खड़ा है, और एक जायंट सिर जनता को निगलते हुए दिखाया गया है। और रिलीजियस नजरिए से एक जाइगैंटिक क्रीचर जो अपनी सामने वाली जेब में एक रिलीजियस सिंबल लिए हुए है, वो धरती के ऊपर मंडरा रहा है और एक कार्डिनल बीमार सरे हुए चेहरे के साथ दिखाई देता है। नोट्रे डेम के आंगन में कब्रें बिखरी हुई हैं और युद्ध की तबाही से कई क्रॉस ऊपर उठ रहे हैं। हालांकि इनकी कई पेंटिंग्स मिस्ट्री से भरी हैं, जिसका कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, और यही बात बेक्सिंस्की को एक महान आर्टिस्ट बनाता है। इसीलिए उनके सारे कामों को किसी एक डेफिनेटिव थ्योरी के अंडर कैटेगराइज करना काफी मुश्किल है। ठीक उसी तरह जैसे किसी इंसान की पूरी जिंदगी को साफ सुथरे छोटे से सेंटेंस में समेटना मुश्किल होता है। और ये बात की उन्होंने अपनी जवानी में ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस के हॉरर को देखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेक्सिंस्की के बारे में पूरी कहानी बताता है। उनकी ऐसी कई पेंटिंग्स हैं जो मेरे लिए फुल ऑफ मिस्ट्री है, और मुझे उनके बारे में यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। आपको लग सकता है कि एक आर्टिस्ट के तौर पर आपने उन्हें ऑलमोस्ट या पूरी तरह से समझ लिया है, और फिर आपको पता चलता है कि उसने कुछ सैडिस्टिक इरोटिक ड्राइंग्स बनाई हैं जो आपको चौंका देती हैं, क्योंकि वो उसके बाकी आर्टवर्क से बिल्कुल ही अलग है। अगर आपको अब तक उनकी पेंटिंग्स पसंद आई हैं, तो हो सकता है कि 1990 के दशक का बेकिंस्की का काम आपको थोड़ा कम पसंद आए, लेकिन इसके लिए उन्हें ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वक्त के कई क्रिएटिव लोगों की तरह वो भी इस ट्रांजिशन पीरियड का हिस्सा थे, जहां डिजिटल आर्ट से मिलने वाली नई पॉसिबिलिटीज ने सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। इसलिए 1990 में उन्होंने डिजिटल आर्ट और फोटोशॉप जैसी चीजों को एक्सप्लोर किया। लिहाजा कुछ समय के लिए वो फोटोग्राफी में वापस आ गए, और फोटोशॉप जैसे नए प्रोग्राम्स का यूज करके बेक्सिंस्की ने न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों ने जो फोटोज ली थी उसे भी मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया और उससे नई इमेज बनाने लगे। उन्होंने कहा कि दूसरों द्वारा खींची गई फोटोग्राफ से नई इमेजेस बनाने के इस प्रोसेस के दौरान दिमाग को एक यूनिक सी फ्रेशनेस भी मिलती है। ये पेंटिंग के कंपैरिजन में चीजों को बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखने जैसा है, और इन प्रोग्राम्स के साथ खेलकर मैं किसी भी एंगल से आर्टिफिशियल रियलिटी बना सकता हूं, और मैं इसे सिंबॉलिकली एक फोटो की तरह कैप्चर कर सकता हूं जो क्रिएशन का फाइनल रिजल्ट होगा। भले ही उन्हें आर्टिफिशियल रियलिटी बनाना रिफ्रेशिंग लगा, लेकिन ये काम उनकी पिछली पेंटिंग्स जितनी रॉ या इमोशनली दिल को छूने वाला नहीं था। डेफिनेटली ये दोनों काम एक ही दिमाग और एक ही नजरिए से आया था, लेकिन आपको ये थोड़ा कम पर्सनल या आप इससे लेस इमोशनली कनेक्टेड फील करोगे। लेकिन ये देखकर अच्छा लगता है कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर की तस्वीरों को फिर से रिविजिट किया, जिसे उन्होंने अपनी फैंटास्टिक पीरियड में डेवलप किया था, इस नोट्रे डेम की डिजिटल आर्टवर्क की तरह। लेकिन उस ईरा में कई फाइन आर्टिस्ट्स और कॉमिक आर्टिस्ट्स नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में पीछे रह गए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज उस वक्त तक पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुई थी। खैर, बेक्सिंस्की को भी आखिरकार ये बात समझ में आ गई, इसलिए उनका डिजिटल आर्ट से फैसिनेशन खत्म हो गया और 2000 तक उन्होंने इसे छोड़ दिया और ट्रेडिशनल पेंटिंग की तरफ लौट आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादा वक्त तक नहीं चला, क्योंकि 21 फरवरी 2005 को उनके अपने हाउसकीपर के बेटे रॉबर्ट के साथ उनका आर्गुमेंट हुआ। रॉबर्ट ने बेक्सिंस्की से लगभग $100 मांगे, लेकिन बेक्सिंस्की ने देने से मना कर दिया। इससे बात ज्यादा बढ़ गई और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई।
और रॉबर्ट ने बेक्सिंस्की को 17 बार चाकू मारा, जिससे उनकी मौत हो गई। रॉबर्ट ने न सिर्फ उनकी जान ली, बल्कि दुनिया को बेक्सिंस्की की पेंटिंग से भी वंचित कर दिया। और उसी साल बर्निंग मैन ने उनकी याद में टी शेप्ड एक लाल क्रॉस डिस्प्ले किया। खैर, इसके तुरंत बाद ही सोनाक सिटी ने एक लोकल कासल में उनके काम को डेडिकेटेड एक म्यूजियम खोला, जो आज भी खुला है। बेक्सिंस्की अनडिनाइबली मॉडर्न पोलिश आर्ट के बर्थ का सिंबल है, लेकिन यह भी आर्ग्यू किया जाता है कि वो वर्ल्ड हिस्ट्री के एक बहुत स्पेसिफिक केयोटिक दौर के एक विसरल रिएक्शन भी हैं। वो दौर दुनिया के इतिहास में बहुत उथल-पुथल वाला समय था, जिसे किसी ऐसे शख्स की नजर से देखा गया जिसने उसे जिया हो और देखा हो कि कैसे धीरे-धीरे बर्बरता, जुल्म, ऑक्यूपेशन और डिक्टेटरशिप के जरिए ह्यूमैनिटी को कुचला जा रहा था। उन्होंने ये सब महसूस किया और इसे अपने अंदर दबाए रखा। और शायद इन सभी चीजों का लाइफ की ब्रूटैलिटी के बारे में उन पर डीप, इमोशनल और लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। उनका आर्ट एक ऐसे इंसान का इमोशनल रिएक्शन के रूप में सामने आया, जिसने वॉर, ऑक्यूपेशन और टोटलिटेरियनिज्म को खुद फील किया था, जब दुनिया का इतिहास एक स्पेसिफिक केओटिक पीरियड से गुजर रहा था। और उस वक्त की भावनाओं को समझने के लिए हमें जो आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव मिलता है, उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता।